हर खामोशी का मतलब इनकार नहीं होता, हर नाकामी का मतलब हार नहीं होता। तो क्या हुआ अगर हम तुम्हें पा ना सके? सिर्फ पाने का मतलब तो प्यार नहीं होता। टूटते बिखरते और किसी को बस एक नजर देखने के लिए तरसते रिश्तों की दर्द भरी कहानी लेकर मैं आपका कथावाचक दोस्त अमित खान एक बार फिर हाजिर हूं। इस बेहद रोमांटिक कहानी का नाम है सवालों वाली मोहब्बत। तो आइए सवाल जवाबों में उलझे मोहब्बत के एक बेहद खूबसूरत संसार में चलते हैं। आज मैं कुछ पन्ने आपके सामने खोलने जा रहा हूं, वह पन्ने जिनमें मेरी जिंदगी कैद है, मेरी जिंदगी के एहसास कैद हैं। जिंदगी जो मेरे लिए हमेशा एक पहेली बनकर रही। मेरा नाम संजय सबरवाल है और मैं मुंबई हाई कोर्ट में वकील हूं। कहते हैं पुरुष के जीवन में प्रतिष्ठा और स्त्री के जीवन में प्रेम सबसे ज्यादा मायने रखता है। जहां तक प्रतिष्ठा का प्रश्न है वह आज मेरे पास है। अपने वकालत के पेशे के अंदर आज पूरी मुंबई में मेरी तूती बोलती है। मैं एक ऐसे वकील के रूप में फेमस हूं जो बड़े से बड़े होपलेस केस में भी जान डाल दे और उसे जीत कर दिखा दे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सच्चाई ये है, मैंने अदालत में मुकदमे चाहे कितने ही जीते हों, परंतु आज तक खुद अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ रहस्यमय सवालों का जवाब नहीं खोज सका। मेरी बीवी जो मेरे लिए एक पहेली है, उसका नाम रश्मि है। वह एक शानदार औरत है, जिस्मानी तौर से भी और दिल से भी। लेकिन फिर भी मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया। ऐसी कोई रात मेरे दिमाग में नहीं कौंधती जब मैं खुश होकर उसके नजदीक गया, क्योंकि मुझे पम्मी नाम की एक कॉल गर्ल से मोहब्बत है और मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत तब से है जब अभी मेरी रश्मि से शादी भी नहीं हुई थी। जहां तक पम्मी का सवाल है, उसके दिल में मेरे लिए ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई जज्बा नहीं। वह पूरी तरह से पेशेवर औरत है। पैसा देकर उसे कोई भी खरीद सकता है। मैंने भी उसके जिस्म को आज तक इसी तरह हासिल किया है। रोजाना 6 बजे के बाद पम्मी मेरे लिए बुक होती है। अगर मैं एक शाम भी उससे नहीं मिलता तो मेरे दिल में अजीब सी हलचल पैदा होने लगती है। पम्मी और रश्मि का अगर मैं मुकाबला करूं तो मेरे ख्याल से दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। औरत के पास उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका हुस्न होता है। रश्मि बिना शक पम्मी से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। हुस्न की दौलत से मालामाल होने के अभिमान से दमकता चेहरा, जबकि पम्मी का न सिर्फ रंग सांवला था बल्कि वह उससे कद में भी छोटी थी। इसके अलावा हर औरत के अंदर मोहब्बत के एहसास से भरा हुआ जो दिल होना चाहिए वह भी पम्मी के पास न था। वह पूरी तरह एक पेशेवर औरत है, जिसके लिए प्यार मोहब्बत जैसे रोमानी सब्जेक्ट बेमकसद होते हैं, फिजूल होते हैं। लेकिन मैं फिर भी पम्मी की मोहब्बत में गिरफ्तार हूं। क्यों गिरफ्तार हूं ये मैं नहीं जानता। कोई चीज है जो मुझे पम्मी की तरफ खींचती है और मैं किसी अदृश्य डोर से बंधा उसकी तरफ बढ़ता चला जाता हूं। सवाल ऐसा है जिसका मैं आज तक जवाब नहीं खोज पाया। दूसरा सवाल मेरे करोड़पति क्लाइंट रविकांत रायचा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। रविकांत रायचा जो मेरा हम उम्र है, हैंडसम है, इसके अलावा वो मेरा दोस्त भी है। रविकांत रायचा, जिसका आज मुंबई में होटल का बहुत बड़ा बिजनेस है। आप सोच रहे होंगे रविकांत रायचा कोई बहुत खुशकिस्मत आदमी होगा, लेकिन नहीं। मैं समझता हूं कि रविकांत रायचा से ज्यादा बदकिस्मत आदमी शायद कोई और नहीं, क्योंकि वो अनाथ है। वह जब सिर्फ 8 साल का था तभी उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। वह बिल्कुल तन्हा इस दुनिया में रह गया। न कोई बहन थी, न भाई और न कोई अंकल। यानी ऐसा कोई दूर का रिश्तेदार भी उसकी जिंदगी में न था जो उसकी परवरिश करे। आज रविकांत रायचा जो कुछ था अपनी मेहनत की बदौलत था। लेकिन रविकांत रायचा की जिंदगी से जुड़ी इससे आगे की तमाम बातें बड़ी रहस्यमयी हैं। उसने आज तक शादी नहीं की और भविष्य में भी उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं है। यानी जैसा वो 8 साल की उम्र में अकेला था, वैसा ही आज भी अकेला है। जबकि मुंबई की हाई सोसाइटी में आज ऐसी दर्जनों खूबसूरत लड़कियां हैं जो रविकांत रायचा पर जान छिड़कती हैं, उससे शादी करना चाहती हैं। परंतु रविकांत ने कभी किसी के लिए अपने दिल के दरवाजे नहीं खोले। रविकांत रायचा की जिंदगी में एक ही चीज महत्वपूर्ण है, काम। जब देखो तब वह होटल व्यवसाय और उससे जुड़े कार्यकलापों में मगन रहता है।
बेपनाह दौलत कमाने का जैसे उसके सिर पर कोई जुनून सवार है। मुझे एक बात समझ नहीं आती। एक दिन मैंने रविकांत रायचा से गंभीर होकर पूछा, तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? मेरा सवाल सुनकर हंस पड़ा था रविकांत, लेकिन उसकी हंसी में भी कुछ छुपा था, कुछ दर्द, कुछ खालीपन। मैंने आगे कहा, और उस धन संपदा का तुम्हारे बाद कोई वारिस भी नहीं। निसंदेह तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति पर बाद में सरकार का कब्जा हो जाएगा। ये सब बातें तुम भी जानते हो, फिर भी तुम अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए रात दिन इतनी मेहनत क्यों करते हो? किसके लिए करते हो ये सब? रविकांत के चेहरे पर हंसी की जगह अब संजीदगी फैल गई। उसने रिवॉल्विंग चेयर की पुश्त से पीठ लगा ली और आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे झूला सा झूलने लगा। ये एक रहस्य है संजय, वह गहरी सांस छोड़ता हुआ बोला। एक ऐसा रहस्य जिसमें मेरी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण राज कैद है। अभी मैं इस रहस्य के ऊपर से पर्दा नहीं उठाऊंगा, क्योंकि अभी वक्त नहीं आया है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, एक दिन मैं इस रहस्य की गांठें खोलूंगा और तुम्हारे सामने ही खोलूंगा। बहरहाल वह वार्तालाप वहीं खत्म हो गया था, लेकिन वह वार्तालाप मेरे दिमाग में एक विशाल प्रश्न चिन्ह छोड़ गया। आखिर वो क्या रहस्य हो सकता है जिसके कारण रविकांत अपने बिजनेस में रात दिन इतनी मेहनत करता है? बहुत पेचीदा सा सवाल है, और अक्सर इस सवाल ने मेरे दिमाग की नसों को बुरी तरह झंझोड़ा है। खैर, अब मैं आपको एक बहुत बुरी खबर सुनाता हूं। रविकांत रायचा को ब्लड कैंसर है और वो अपनी आखिरी स्टेज पर है। इससे भी बुरी बात यह है कि उसे दिल के 2 दौरे पड़ चुके हैं और उसे चेक कर रहे डॉक्टर का कहना है तीसरा हार्ट अटैक का दौरा रविकांत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यानी वो महान इंसान जिसने खुद अपनी तकदीर मेहनत की कलम और संघर्ष की स्याही से लिखी, अब उसके सिर पर मौत मंडरा रही है। वो कभी भी मर सकता है। बहरहाल एकाएक मेरी सारी उलझनें सुलझ गईं। सब कुछ बिल्कुल इस तरह हुआ जैसे एकाएक मेरी आंखों के गिर्द कोई फ्लैश लाइट जल उठी हो और मैं हैरान सा खड़ा रह गया हूं। सब कुछ चौंका देने वाला था। मुझे अपने हर सवाल का जवाब मिला, लेकिन उन जवाबों ने मुझे सवालों से भी ज्यादा हैरान किया। वह शनिवार का दिन था। मैं अपने चैम्बर में बैठा एक केस स्टडी कर रहा था कि तभी जसलोक हॉस्पिटल से एक डॉक्टर का फोन आया। डॉक्टर ने बताया रविकांत को तीसरा बड़ा भयानक हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया है और अब वह हॉस्पिटल में पड़ा आखिरी सांसें ले रहा है तथा मुझे याद कर रहा है। मैं सन्न रह गया और कार दौड़ाता हुआ जसलोक हॉस्पिटल पहुंचा। रविकांत रायचा सचमुच उस समय आखिरी सांसें ले रहा था। 2 डॉक्टर उसके नजदीक खड़े थे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की मशीन से उसके दिल की धड़कन का ग्राफ लिया जा रहा था और उसी ग्राफ से पता चल रहा था कि उसकी हालत वाकई बहुत नाजुक है। उस मरणासन अवस्था में भी रविकांत मुझे देखकर आहिस्ता से मुस्कुराया और अपने नजदीक बैठने के लिए कहा। मैं फौरन उसके करीब स्टूल पर जा बैठा। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था रविकांत रायचा मर रहा है। संजय, एक दिन तुमने मुझसे एक सवाल किया था। रविकांत ने बड़े प्यार से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत धीमी आवाज में बोला, तुमने पूछा था मैं दिन रात मेहनत करके ये पैसा किसके लिए कमा रहा हूं। आज मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब दूंगा दोस्त। फिर आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप सवालों वाली मोहब्बत कहानी का सेकंड और आखिरी पार्ट सुने।